अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में यूनिट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अपना पिछला चैप्टर डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग ये एक स्पीच थी कायदे आज़म की, उसका एक एक्सर्प्ट है। ठीक है, एक बड़ी स्पीच का एक छोटा सा पीस लिया गया है जो आपकी इस बुक में चैप्टर नंबर 2 की सूरत में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं जिम्मेदारी को, ऑफ द यूथ। यूथ जो नौजवान नस्ल होती है, नौजवान नस्ल की क्या जिम्मेदारी है, किस चीज़ में, इन नेशन बिल्डिंग, एक कौम बनने में। ठीक है, जब हम एक अच्छी कौम बनते हैं तो उसमें जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है। तो जब ढाका यूनिवर्सिटी में 24 मार्च 1948 को कायदे आज़म को बुलाया गया था और उन्होंने वहाँ पर स्पीच की थी, तो उस स्पीच में कायदे आज़म ने क्या कहा था और कौन सी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई थी कि अगर अच्छा मुल्क बनाना है तो आप लोगों ने क्या क्या काम करने हैं, तो वो सारा इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो ये कायदे आज़म की तकरीर थी। ठीक है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हम आज पढ़ने जा रहे हैं। मिस्टर चांसलर, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब कायदे आज़म खिताब कर रहे हैं मिस्टर चांसलर। चांसलर किसको कहते हैं? जो ऑफिशियल हेड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होता है, यूनिवर्सिटीज़ का गवर्नमेंट की तरफ से एक हेड मुकर्रर किया गया तो उसे चांसलर कहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन मतलब ख़वातीन हजरात। व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर, जब वाइस चांसलर ने मुझसे रब्ता किया, विथ अ रिक्वेस्ट, और मुझे अर्ज़ की, उन्होंने दरख्वास्त की, टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस, कि मैं यूनिवर्सिटी में आऊँ और डिलीवर करूँ, बयान करूँ क्या चीज़, कन्वोकेशन एड्रेस। कन्वोकेशन किसे कहते हैं? जब यूनिवर्सिटीज़ के इख्तिताम पर एक बड़ी सी तकरीब होती है जिसमें डिग्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस तकरीब को हम कन्वोकेशन कहते हैं। एड्रेस हम कहते हैं खिताब को। ठीक है, डिलीवरिंग द एड्रेस मतलब खिताब करना। आई मेड इट क्लियर, मैंने ये साफ साफ बता दिया था, टू हिम, उसको, किसको? वाइस चांसलर को। ठीक है, दैट देयर वर सो मेनी कॉल्स ऑन मी, कि मुझे बहुत सी जगह से और भी बुलावे आए हैं। दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर अ फॉर्मल स्पीच, बुलावे आए हैं और मैं पॉसिबली प्रिपेयर अ फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस, मैं हो सकता है कि इस चीज़ का मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस को प्रिपेयर करूँ ऑन एकेडमिक लेवल के हिसाब से मैं तैयार करूँ। ठीक है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। कायदे ने ये क्लियर कर दिया था किसको? वाइस चांसलर को। विथ रिगार्ड टू द सब्जेक्ट विथ विच यूनिवर्सिटी डील्स, उन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जिनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, सच एज आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, लॉ एंड सो ऑन। ठीक है, तो कायद कहते हैं कि मैंने ये क्लियर कर दिया था कि ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पीच बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। आई डिड हाउ एवर प्रोमिस टू से फ्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स ऑन दिस ओकेजन। अब कहते हैं कि हाउ एवर, लेकिन मैंने प्रोमिस किया था, वादा किया था कि मैं स्टूडेंट्स को इस ओकेजन, ओकेजन हम कहते हैं तो जो एक तकरीब होती है, ठीक है, इस तकरीब के ऊपर मैं स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स कहूँगा। एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रोमिस, और उसी वादे को मुकम्मल करने के लिए, दैट आई विल एड्रेस यू नाउ, मैं आपसे भी खिताब करूंगा। ठीक है, जो वाइस चांसलर से वादा किया था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातें करूंगा, तो उस वादे को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ। तो कायदे आज़म ने एट द स्टार्ट ऑफ हिज स्पीच क्लियर कर दिया है कि मैंने कोई फॉर्मल स्पीच तैयार नहीं की, जो मेरे जहन में बातें वो मैं आप सबसे करूंगा, जो स्टूडेंट्स के हिसाब से उनसे बातें करना बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रेफर टू मी। सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करूंगा उन खुशी वाले अल्फाजों में जिनके साथ उन्होंने मुझसे रब्ता किया, क्योंकि बहुत अदब से बहुत प्यारे अल्फाज बोलकर किसी को बुलाया जाता है ना, गेस्ट को, तो कायदे आज़म उसी चीज़ को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। मिस्टर वाइस चांसलर, वट एवर आई एम। मिस्टर वाइस चांसलर का नाम लेकर उनसे खिताब किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ, वट एवर मतलब जो कुछ भी, एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, और जो कुछ भी मैं लायक था कर सकने के, मतलब जो कुछ भी मैं कर सकता था, जिस चीज़ के भी मैं लायक था, आई हैव डन इट मेयरली एज अ मेजर ऑफ ड्यूटी, तो मैंने वो काम किया है क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। ड्यूटी मतलब फ़र्ज़। विच इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान, वो फ़र्ज़ बनता था जो कि हर मुसलमान पर वाजिब है। इनकम्बेंट मतलब लाजिम है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली, कि वो अपने लोगों को ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और सेल्फलेसली मतलब खुद गर्जी से पाक तरीके से अपने लोगों को सर्व करें। जब आप अपने लोगों की खिदमत करते हैं तो उसके अंदर कोई भी सेल्फलेस, सेल्फिश चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना फ़ायदा देखो, सेल्फलेसली आपने करना है, अपने अपना फ़ायदा देखे बगैर लोगों का फ़ायदा देखना है। नंबर 2, इन एड्रेसिंग यू, आई एम नॉट हियर स्पीकिंग टू यू एज अ हेड ऑफ द स्टेट। अब कायद कह रहे हैं कि मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस हिसाब से खिताब कर रहा हूँ कि मैं आपके मुल्क का बड़ा हूँ, रियासत का बड़ा हूँ, बट एज अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त के तौर पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, और मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक वो इंसान बनकर जिससे आप लोगों ने हमेशा मोहब्बत की है, और जो आप लोगों से हमेशा मोहब्बत करता है, कुछ भी आप इसकी मीनिंग बना सकते हैं। Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you.
आप में से बहुत से लोगों ने आज अपना डिप्लोमा हासिल किए हैं, अपनी डिग्रीज हासिल की, और मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, मतलब मैं आपको मुबारक देता हूँ इस चीज़ की। जस्ट एज यू हैव वॉन द लॉरेल्स, जैसे आपने अभी लॉरेल्स को वॉन किया है, वॉन कहते हैं जीतना, लॉरेल्स मतलब एजाजात, ठीक है, इन योर यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड क्वालिफाइड योर सेल्फ, और अपने आप को पढ़ा लिखा बनाया है। सो आई विश यू ऑल सक्सेस इन द वाइडर एंड द लार्ज वर्ल्ड दैट यू विल इंटर। तो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ किस चीज़ के ऊपर, सक्सेस, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग कामयाब हों एक वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड दैट यू विल इंटर, एक ऐसे जहान में, एक ऐसे बड़े जहान में जिसमें आप दाखिल होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों की डिग्रीज हो गई हैं, तो आगे अब आप कैरियर में जाओगे, तो मैं आप लोगों को, मेरी ख्वाहिश है, मैं दुआ देता हूँ कि आप लोग अपने कैरियर में कामयाब हो जाएं। मेनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर स्कूलिस्टिक कैरियर। आप में से बहुत से लोग अपनी तालीमी ज़िंदगी के अख्ताम पर आ गए हैं। एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, और आप अमली ज़िंदगी की दहलीज पर खड़े हो गए हैं। थ्रेशोल्ड हम कहते हैं दहलीज को। अनलाइक योर प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर्स हम कहते हैं जो आपसे पहले लोग आए होते हैं ना किसी भी काम में। फॉर एग्जांपल आप जॉब में हो, तो आपसे पहले जो उसी जगह पर जॉब करता था वो आपका प्रीडिसेसर है। अब जो आपके साथ उसी जगह पे जॉब कर रहा है उसको आप कहोगे ये मेरा कंटेम्प्रेरी है। अब आपके साथ जो आपके बाद उसी जगह पर आएगा वो होगा आपका सक्सेसर, ठीक है। अनलाइक मतलब बरअक्स, अपने से पहले आने वालों के बरअक्स। यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी, आप खुशकिस्मती के साथ ये यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हो, यहाँ से रुखसत हो रहे हो। टू इंटर अ लाइफ अंडर, दाखिल होने के लिए, एक आप दाखिल हो रहे हो एक ज़िंदगी में, लाइफ में, अंडर अ सवेरियन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक ऐसी रियासत में जो रियासत सवेरियन है, ठीक है, मतलब खुद मुख्तियार है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, स्टेट ऑफ योर ओन, और ये आपकी अपनी रियासत है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि आपसे जो पहले आने वाले लोग थे, जो पहले ग्रेजुएट हुए हैं, वो पाकिस्तान में ग्रेजुएट नहीं हुए थे, क्योंकि 1948 में ये खिताब हो रहा है। तो 1948 से पहले पाकिस्तान था ही नहीं, और हम सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो वो जो लोग थे वो अंग्रेज़ों की गुलामी में यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले थे। लेकिन आप लोग जो हैं, आप अपने एक सवेरियन और इंडिपेंडेंट स्टेट में पढ़कर निकल रहे हो, ठीक है, जो आपकी खुद मुख्तियार मुल्क है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर ग्रेजुएट हुए हो। इट इज़ नेसेसरी दैट यू एंड योर अदर फेलो स्टूडेंट्स फुली अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है कि आप और आपके जो दूसरे फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले शागिर्द हैं, फुली अंडरस्टैंड, पूरी तरह से समझें किस चीज़ को, द इम्प्लीकेशंस, तासुरात को, असरात को, ठीक है। कौन से असरात को समझने की कायदे हम बात कर रहे हैं? ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंज, वो जो एक तब्दीली, इर्तकाई तब्दीली जो कि वाक़ हुई थी, दैट टुक प्लेस ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, वो तब्दीली जिसने पाकिस्तान के जन्म के साथ जन्म लिया, ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो कौन सी तब्दीली हुई थी, उसके क्या असरात थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ के निकले हो, आप अब अपने कैरियर में आगे जाओगे तो आपको हिस्ट्री सारी पता होनी चाहिए। वी हैव ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी, हमने तोड़ दी हैं, ब्रोकन मतलब तोड़ दी हैं, द शेकल्स, शेकल्स मतलब जंजीरें, ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी। वी आर नाउ अ फ्री पीपल, हम अब आज़ाद लोग हैं, ठीक है। पहले हम गुलाम थे लेकिन अब हम आज़ाद हो गए। अवर स्टेट इज़ अवर ओन स्टेट, हमारा मुल्क हमारा अपना मुल्क है, हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है। अवर गवर्नमेंट इज़ अवर ओन गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है। ऑफ द पीपल, लोगों की, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, और ये जो स्टेट के, हमारे इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे लोग हैं, उनके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल है, उनको जवाबदेह है और जिम्मेदार है। एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ अ स्टेट, और ये हमारे स्टेट जो हमारा मुल्क है इसकी गुड के लिए वर्क कर रही है, ठीक है, इसकी भलाई के लिए हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो ये थे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जिनके अंदर कायदे आज़म ने बैकग्राउंड पूरे का पूरा बताया हुआ है, और स्टूडेंट्स को अब आगे वो बता रहे हैं कि मैं आगे किस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। हमारी जो शेकल्स हमने की हैं, जंजीरें तोड़ी हैं गुलामी की, और आपने अपनी फ्यूचर लाइफ को कैसे हैंडल करना है, तो ये हम पैराग्राफ 3 और आगने वाले पैराग्राफ्स में देखते हैं। 3 को शुरू करते हैं। फ्रीडम हाउएवर डज नॉट मीन लाइसेंस, आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है। इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अब वैसा रवैया करें, वो सब करें जो जिससे आप खुश होते हो। एंड डू व्हाट यू लाइक, और आप वो करो जो आपको पसंद है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ऑफ अदर पीपल और ऑफ द स्टेट, वो काम करो जो दूसरे लोगों के और स्टेट जो फ़राइज़ के खिलाफ हैं, इरिस्पेक्टिव हैं, ठीक है, जो इनके बरअक्स हैं। तो आपने ऐसे काम नहीं करने हैं कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि लोगों को अगर चोट पहुंच रही है आपके कामों से, या वो हर्ट हो रहे हैं, और अगर मुल्क का नुकसान हो रहा है तो आप वो काम करते रहो। आज़ादी का ये मतलब नहीं है। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन यू एंड ऑन द कंट्ररी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ऑन द कंट्ररी, इसके बरक्स, नाउ मोर देन एवर इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन, पहले से कहीं ज़्यादा अब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम काम करें इस तरह जैसे एक यूनाइटेड, मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन नेशन, ठीक है, एक मुनज़्ज़म जज्बे वाली एक कौम की तरह हम मिलकर काम करें। व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, अब हमें जो चाहिए, रिक्वायर है जो चीज़ जो हम सब में होनी चाहिए, वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, एक ऐसा जोश और जज्बा जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, चीज़ों को बनाने वाला हो, चीज़ों को सीधी रास्ते पर लेके जाने वाला हो। नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, वो वाला जज्बा नहीं चाहिए जो कि मिलिटेंट स्पिरिट था। मिलिटेंट मतलब जब हम बगावत कर रहे थे, हमारे अंदर जो फौजी एक जज्बा आया हुआ था, हमें नया मुल्क चाहिए था,
तो हम हर हद तक जा रहे थे, वो जज्बा नहीं चाहिए। अब हमें कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट चाहिए, अब हमें ऐसा जज्बा चाहिए कि हमें मुल्क मिल गया है, अब हमने इस मुल्क को बनाना है। इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। कंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है किसी चीज़ को बनाना, लेकिन एक मिलिटेंट स्पिरिट होना फ्रीडम के लिए वो बहुत ज़्यादा आसान काम है। कायद के कहने का मतलब है अटेनमेंट, अटेनमेंट का मतलब होता है हासिल करना। आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे अंदर जो जज्बा था वो आसान काम था, लेकिन अब आज़ाद हो गए हैं तो अब इस आज़ादी को कंस्ट्रक्ट किए रखना, बरकरार किए रखना बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ ईजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम देन टू रन द गवर्नमेंट। कायद कहते हैं कि ये आसान है जेल जाना, आज़ादी के लिए लड़ाई करना, लेकिन गवर्नमेंट को रन करना बहुत मुश्किल काम है। Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lies ahead, thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. Let me tell you something of the difficulties. मैं आपको मुश्किलातों के बारे में कुछ बताता हूँ। That we have overcome, जिनको हमने फेस किया, जिन मुश्किलातों को हमने पीछे छोड़ा। Of the dangers, खतरों की, that still lies ahead, और कुछ खतरात जो अभी भी आगे आने वाले हैं। कायद कहते हैं जो हमें डिफिकल्टीज आई पाकिस्तान बनाने में, जो हमें खतरे पेश आए, मैं उनके बारे में आपको कुछ बताता हूँ, और जो आगे आने वाली मुसीबतें मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। थॉर्टेड, ठीक है, थॉर्टेड का मतलब होता है नाकाम हो जाना। इन देयर डिजायर टू प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब वो अपनी इस ख्वाहिश में फेल हो गए कि पाकिस्तान ना बने, अवर एनिमीज टर्न देयर अटेंशन टू फाइंडिंग वेज एंड मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉयर्स। तो हमारे जो दुश्मन है वो क्या करना शुरू हो गए, उन्होंने अपनी सारी की सारी अटेंशन जो थी, हाजिर दिमागी जो थी, वो उस इन वेज में लगा दी, उन तरीकों को ढूंढने में लगा दी जिनसे हम क्या हो सकें, वीकेंड एंड डिस्ट्रॉयर्स, जिनसे हम तबाह हो सकें, जिनसे हम कमज़ोर हो सकें। पहले तो उन्होंने कोशिश की दुश्मनों ने कि पाकिस्तान बने ही ना, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तब वो क्या कोशिश कर रहे हैं, हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। थस हार्डली हैड न्यू स्टेट कम इनटू बीइंग, इसीलिए अभी हार्डली मुश्किल से ये जो नई रियासत है मतलब पाकिस्तान ये बना ही था। व्हेन केम द पंजाब एंड दिल्ली होलोकास्ट, और उसी वक्त पंजाब और दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया। होलोकास्ट का मतलब होता है कत्लेआम, बहुत बड़े लेवल पर जब कत्लेआम होते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होलोकास्ट कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रेन वर मर्सीलेसली बचर्ड। थाउजेंड, हजारों की तादाद में जो मैन थे, मर्द, औरतें, बच्चे, उनको बेरहमी के साथ बचर्ड कर दिया गया। बचर्ड मतलब ज़िबा कर देना। एंड मिलियंस वर अपरूटेड, और जो मिलियंस थे, लाखों थे, उनको क्या कर दिया गया, अपरूटेड कर दिया गया। अपरूटेड कर कहते हैं जड़ से उखाड़ देना। यहाँ अपरूटेड का क्या मतलब होगा हम देखते हैं। फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है, किसी को किसी के होम से अपरूट कर देना, इसका मतलब है उनको उनके घरों से बेदखल कर देना, ठीक है। ओवर 50 लाख ऑफ दीज अराइव्ड इन पंजाब विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, उनमें से जो 50 लाख बंदे थे पंजाब में आए सिर्फ हफ्तों के अंदर। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज स्टिकन इन बॉडी एंड इन सोल, ये जो रिफ्यूजीज थे, पनाहगीर थे, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत पनाहगीर थे, जो कि अस्टिकन जख्मी थे, बॉडी जिस्मानी तौर पर भी एंड सोल रूहानी तौर पर भी, इनकी केयर करना, इनका इलाज करना, रिहेबिलिटेट करना, इनको सही सलामत करना, प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट। ये ऐसी मुसीबतें आई कि 50 लाख बंदे को, जख्मी बंदे को, उनको पनाह भी देनी है, उनके लिए घर भी बनाने हैं, उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, उनको सेहतियाब भी करना है, उनको लाइफ की सारी सहूलतें देनी है। तो अगर किसी वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट, ऐसा स्टेट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, उसके अंदर भी 50 लाख बंदा आएगा तो उसको, वो भी एक बार उसको शौक लगता है कि यार हम इतने बंदों को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो अभी नया नया बना था, तो पाकिस्तान का तो और भी हाल डाउन हो जाता है इन चीज़ों के साथ। बट दोज ऑफ अवर एनिमीज, लेकिन वो जो हमारे दुश्मन थे, हु हैड होप टू किल पाकिस्तान एट इट्स वेरी इंसेप्शन, जो पाकिस्तान, जिनकी जो उम्मीद करते थे कि हम पाकिस्तान को मार देंगे इंसेप्शन में ही, इंसेप्शन मतलब शुरुआत में ही पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बाय दिस मीन्स वर डिसअपॉइंटेड, इन रस्तों के जरिए वो क्या हुए, वो डिसअपॉइंटेड, मायूस हो गए, ठीक है। दुश्मनों ने जो सोचा हुआ था कि ये जो पनाह के जाएंगे और पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे अपनी चालों में नाकाम हुए और मायूस हो गए। नॉट ओनली हैज पाकिस्तान सर्वाइव द शॉक ऑफ दैट अपहीवल, ना सिर्फ कि पाकिस्तान ने इस अपहीवल के शौक को सर्वाइव किया, अपहीवल कहते हैं अफरा तफरी को, ठीक है, शौक कहते हैं सदमे को। ये जो अफरा तफरी का सदमा था, इसको ना सिर्फ पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, इससे बर्दाश्त किया, इससे बाहर निकला, बट ऑल्सो हैज इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर, लेकिन पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत बना, मोर चेस्ट एंड, पहले से ज़्यादा निखरा, एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर, और पहले से ज़्यादा इक्विप्ड होके निकला, एक स्ट्रॉन्ग होके निकला, पहले से ज़्यादा निखरा, ठीक है। आप कोई भी ऐसा वर्ड यहाँ पर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफिकल्टीज, और इन मुसीबतों के बाद दूसरी मुसीबतें यकतर यक आती गईं, एक के बाद एक आती गईं। रैपिड सक्सेशन, रैपिड कहते हैं तेज, सक्सेशन कहते हैं बाद में आने वाली को, तेज लगातार दूसरी जो डिफिकल्टीज थी, मुसीबतें थी, वो आती रहीं। कौन कौन सी मुसीबतें थी? विद होल्डिंग बाई इंडिया ऑफ अवर कैश बैलेंसेज, इंडिया ने हमारे जो नकदी बैलेंस पैसे थे उनको रोक लिया। ऑफ अवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारा जो जंगी साजो सामान में हिस्सा था उस हिस्से को रोक लिया। एंड लेटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेज ऑफ योर प्रोविंस,
अब उसके बाद इंडिया ने क्या किया है कि आपके सूबे की जो मुआशी हिस्सा था, जो मुआशी चीज़ें थी, उसकी नाकाबंदी कर दी है। तो ये सारे के सारे काम इंडिया ने किए हैं। ये सारी की सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। पहले ऊपर हमने देखा कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई थी। जो रिफ्यूजीज थे, 50 लाख के करीब जो रिफ्यूजीज जो पनाहगीर आए थे, पहले वो तकलीफ एक मुसीबत पाकिस्तान पर आई। उसके बाद इंडिया ने ये सारे काम किए। तो ये सारे काम भी इंडिया की जो साजिशें थी उनको कामयाब ना बना सके। आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं है, आल राइट थिंकिंग मैन इन द इंडियन डोमिनियन डिप्लोर दीज हैपनिंग्स, कि जितने भी सही जहनीत के लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं इंडिया की सरजमीन में, इंडियन डोमिनियन मतलब इंडिया की रियासत में, वो डिप्लोर करते हैं। डिप्लोर का मतलब होता है मजम्मत करना। दीज हैपनिंग्स, ये सारे काम जो हो रहे हैं, कौन कौन से काम है? इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो इंडिया ने किया इसकी मजम्मत करते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट में हमारा जो शेयर था नहीं दिया गया, इसकी मजम्मत करते हैं। विद होल्डिंग ऑफ अवर कैश बैलेंसेज, जो हमारे पैसे नहीं दिए गए, इन सारी चीज़ों की वो मजम्मत करते हैं। कौन मजम्मत करते हैं? जो सही जहनीत वाले लोग हैं। एंड आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज। और मुझे यकीन है कि ये जो इनकी सोच है, जो इस सब चीज़ों की जिम्मेदार बनी है, वो एक दिन बदल जाएगी। बट इट इज़ एसेंशियल, लेकिन ये ज़रूरी है दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दिस डेवलपमेंट्स, ताकि आप इन सारी चीज़ों का नोट ले सकें, इन सारी चीज़ों को देखें, सोचें, समझें कि हमारे साथ कौन कौन सी मुसीबतें आ रही हैं, कौन कौन सी परेशानियों को हमें मुंह देना पड़ रहा है। दे स्ट्रेस, दे कौन? दे, ये जो सारी मुसीबतें उनको यहाँ पर दे कहा जा रहा है। दे स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन अवर पार्ट। ये सारी की सारी परेशानियां इस चीज़ के ऊपर जोर देती हैं कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल चौकन्ने, बिल्कुल चौकस, बिल्कुल होशियार रहें और इन चीज़ों को देखें कि हमारे दुश्मन कौन है और हमें कौन कौन सी मुसीबतों में वो मुब्तला करना चाहते हैं। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस योर सेल्फ। आपका जो मेन ऑक्यूपेशन, मेन गोल आपका जो होना चाहिए, अहम आपका जो फरीज़ा है, वो ये है कि आप फेयरनेस टू योर सेल्फ, अपने आप के साथ सच्चे रहें, ईमानदार रहें। इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, आप अपने वालिदैन के साथ सच्चे रहें। इन डीड, और बेशक, इन फेयरनेस टू द स्टेट, आप अपनी रियासत के साथ सच्चे रहें। टू डिवोट योर अटेंशन सोलली टू योर स्टडीज़, आप बिल्कुल जो आपकी अटेंशन है, फोकस है, वो महज अपनी पढ़ाई के ऊपर रखें। सोलली मतलब आल इन आल। इट इज़ ओनली थस यू कैन इक्विप योर सेल्फ, तभी आप अपने आप को बना सकते हो, इक्विप कर सकते हो, फॉर द बैटल, उस जंग के लिए, ऑफ द लाइफ, जिंदगी की, दैट लाइज अहेड ऑफ यू, जो कि आपके आगे आने वाली है। मतलब जब आप ये काम कर लोगे ना, अपने आप के साथ आप ईमानदार होगे, अपने वालिदैन के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ, तो आप अपने आप को उस जंग के लिए तैयार कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में आगे आएगी, आपके कैरियर की, आपके फ्यूचर की जंग है, आपके रियासत की जंग है। तो उस जंगी साजो सामान से आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। इक्विप होता है जो सामान होता है जंग में, तो इस जंग में सामान क्या है? आपकी स्टडीज़ हैं, ठीक है। ओनली थस यू विल बी एन असिस्ट, तभी आप एक असासा बन पाओगे। एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और ताकत का जरिया बन पाओगे। एंड ऑफ प्राइड, और फखर का जरिया बन पाओगे टू योर स्टेट, अपनी रियासत के लिए। पाकिस्तान तभी आप लोगों के ऊपर फखर कर पाएगा और पाकिस्तान को आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे जब आप पढ़े लिखे होंगे। ओनली थस, तभी यू कैन असिस्ट, आप मदद कर पाओगे। असिस्ट मतलब मदद कर पाना। इन सॉल्विंग, हल करने में, द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, वो जो बड़ी, वो जो बड़े मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से? सोशल, समाजी, एंड इकोनॉमिक, और मुआशी। इन मसलों को आप हल करने में पाकिस्तान को असिस्ट कर पाओगे, मदद कर पाओगे। दैट कन्फ्रंट्स, जिन्होंने रोका हुआ है पाकिस्तान को। एंड इनेबल इट, और फिर जब आप ये मसले हल कर लोगे तो फिर ये पाकिस्तान को इनेबल करेंगे, इस लायक बनाएंगे। टू रीच इट्स डिस्टाइंड गोल, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो पाकिस्तान ने अपनी नज़र में रखा हुआ है, जो हदफ तय किया हुआ है, उस हदफ तक पहुंचने के लिए। और वो हदफ क्या है? अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, पैदावार वाला मुल्क बनना, तरक्की वाला मुल्क बनना। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस, और सबसे ज़्यादा मजबूत अकवाम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, उनमें दाखिल होना। यह पाकिस्तान का मकसद है, और ये मकसद तभी हासिल हो पाएगा जब आप लोग पढ़े लिखे होंगे और आप पाकिस्तान की मदद कर पाएंगे। पाकिस्तान आपके ऊपर प्राउड करेगा, पाकिस्तान को आप मदद फराहम करेंगे। तो ये कायद ने हमें कहा था। लेकिन आज का जो जवान है वो पढ़ाई के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, वो आपको पता है कि इन कामों में लगे हुए हैं सारे। पैराग्राफ नंबर 6, माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों। अब ये स्टूडेंट्स को कह रहा है कायद। आई वुड देयर फॉर, इसीलिए मैं चाहता हूँ, लाइक टू टेल यू फ्यू पॉइंट्स, कुछ आपको नुकात बताना चाहता हूँ, कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट, जिनके ऊपर आपने विजिलेंट रहना है। एंड बीवियर, और आपने बीवियर रहना है। विजिलेंट मतलब चौकस, और बीवियर मतलब चौकन्ना। आपने चौकस और चौकन्ना रहना है इन बातों के ऊपर। यह कायद ने हम स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि आपने क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम जो है ना वो ये करना है, फर्स्टली बीवियर ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट। अच्छा, ये फिफ्थ कॉलमिस्ट क्या है? जब कोई ग्रुप या कोई बंदे अपने मुल्क के अगेंस्ट गद्दारी का काम करते हैं ना, अपने मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको हम कहते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट अमंग अस, ठीक है। तो कायन का सबसे पहले आप लोगों ने चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है कि आपके अंदर फिफ्थ कॉलमिस्ट कौन है, गद्दार कौन है। सबसे पहला काम यह करना है, गद्दारों को खत्म करना है, इनसे आपने चौकन्ना रहना है। सेकेंडली, दूसरा काम यह है, गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू सो दैट दे मे स्विम। दूसरा काम आपने ये करना है, गार्ड अगेंस्ट, हिफाजत करनी है, एंड वीड आउट, और उनको निकाल देना है, सेल्फिश पीपल, ठीक है। वीड आउट का मतलब होता है, वीड आउट यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। वीड आउट का मतलब होता है निकाल देना, रिमूव कर देना,
किसी ऐसी चीज़ को जो हमें नापसंद होती है हम उसे निकाल देते हैं ना, उसे वीड आउट कहते हैं। तो कायद कह रहा है कि सेल्फिश पीपल जो है ना, खुदगर्ज लोग, उनको आप वीड आउट कर दो, निकाल दो और खुद को महफूज रखो उन लोगों से। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ विश यही होती है कि आपको वो एक्सप्लॉइट करें, आपको वर्क गलाएं। ठीक है, आपको उल्टी उल्टी बातें बताकर वो क्या करेंगे, आपको वर्क गला देंगे। और सो दैट दे मे स्विम, अच्छा दे मे स्विम, इसका मतलब होता है ताकि वो तैर सकें, यह है इसकी लिटरल मीनिंग। लेकिन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसकी क्या होगी यहाँ पर? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगी ताकि वो फायदा उठा सकें। ठीक है, दो तरह की मीनिंग होती है, एक होती है लिटरल, एक होती है कॉन्टेक्चुअल। थर्डली, तीसरा काम कायद ने क्या बताया हमें? लर्न टू जज, आप जज करना सीखो। हु आर रियली ट्रू एंड रियली ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश सर्वेंट ऑफ द स्टेट। जज करना सीखो, पता लगाओ कि कौन लोग हैं जो सच में हकीकी तौर पर और ईमानदारी के साथ, अनसेल्फिश, बेखुदगर्जी के साथ सर्वेंट ऑफ द स्टेट, वो इस स्टेट के, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान के सर्वेंट गुलाम हैं। आप उन लोगों को ढूंढो, आप जज करो कि ये वाकई हमारा मुहिब वतन भाई है। हु विश टू सर्व द पीपल, वो लोग जो जिनकी ख्वाहिश है कि वो लोगों की खिदमत करें विद द हार्ट, दिल से, एंड सोल, रूह से, एंड सपोर्ट देम, और आप उन लोगों की मदद करें। देयर इज another मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू, एक और मसला है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैटर मतलब मसला होता है, वुड लाइक टू रेफर टू का मतलब है कि मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। माय यंग फ्रेंड्स, मेरे जवान दोस्तों, हिदर टू, अभी तक, हिदर टू का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, या यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हम पढ़ेंगे अभी तक। यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, आप सब लोग रट को फॉलो कर रहे थे। रट क्या चीज़ होती है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक ऐसा अमल जो हमारे बड़े भी करते आए हों और हमने उन्हीं को देखकर उसी चीज़ के ऊपर हम चलते हैं, वही रास्ता जिसके ऊपर सब चलते जा रहे हैं, तो उसको हम रट कहते हैं। उर्दू में इसको हम कहते हैं डगर। तो अभी तक आप उसी डगर को फॉलो करते आ रहे हो। यू गेट योर डिग्रीज एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स, आप लोगों को आपकी डिग्रियां मिल गई हैं, क्योंकि ये कन्वोकेशन एड्रेस है ना, तो कन्वोकेशन को वो खिताब कर रहे हैं। कन्वोकेशन के दिन क्या होता है, डिग्रियां मिलती हैं। तो आपको आपकी डिग्रियां मिल गई हैं और आप इस यूनिवर्सिटी से हज़ारों की तादाद में आज फारिग हो जाओगे। थ्रोन आउट का मतलब वैसे तो होता है निकाल कर फेंक देना, लेकिन यहाँ पर हम ये मतलब नहीं बना सकते। यहाँ पर हमें इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेनी है, जिसका मतलब बनेगा कि आप लोग या आज पास आउट हो जाओगे। एंड ऑल दैट यू थिंक, और जो भी आपके जहन में है या आप सोच रहे हैं। एंड हैंकर, हैंकर का मतलब होता है आरजू करना, ख्वाहिश करना। फॉर इज़, हैंकर फॉर मतलब ख्वाहिश कर रहे हैं, इज़ गवर्नमेंट सर्विस, यही है कि मुझे गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाए, मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, देखिए आपके वाइस चांसलर ने बिल्कुल सही कहा है। राइटली स्टेटेड मतलब बिल्कुल सही कहा है। मेन ऑब्जेक्ट मतलब असल मकसद, ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो पुराना तालीमी निज़ाम था, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, और जो अब मौजूदा गवर्नमेंट है, इनका जो निज़ाम है, हिदर टू, अभी तक, वाज रियली टू हैव वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड क्लर्क्स, यही मकसद था कि वेल ट्रेंड, तरबियत याफ्ता और वेल इक्विप्ड और महारत वाले हमारे पास क्लर्क्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल, हाँ बहरहाल उनमें से कुछ आगे चले गए और उन्होंने अपना मुकाम पा लिया। बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स, लेकिन जो वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स थे ना, उनको हासिल करने का हमारा आइडिया था, हमारा ख्याल यही था। Civil service was mainly staffed by the British and the Indian element was introduced later on. सिविल सर्विस के अंदर तकरीबन सारे के सारे अंग्रेज़ ही होते थे, ब्रिटिश, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत थी, उन्होंने अपने बंदे रखे हुए थे सारे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बाद में मुतारिफ करवाया गया कौन सा एलिमेंट, इंडियन एलिमेंट, इंडियन लोग भी, फिर इंडियन लोगों को भी फिर वो रखना शुरू हो गए। एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और रफ्ता रफ्ता ये चीज़ बढ़ती चली गई। कौन सी चीज़? इंडियन लोगों को सिविल सर्विसेज में रखने वाली चीज़। वेल द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मेंटेलिटी, वेल बहरहाल जो पूरे का पूरा प्रिंसिपल मकसद था वो क्या था? वो बनाना था एक मेंटेलिटी, एक सोच, एक साइकोलॉजी, एक नफ्सियात। कैसी नफ्सियात? एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, और एक जहन का, जहन की हालत बनाना था, मतलब एक सोच बनाना था। क्या सोच बनाना था? दैट एन एवरेज मैन, कि जब एक आम आदमी, व्हेन ही पास्ट बीए और एमए, जब वो अपना बीए 14 साल तालीम और एमए 16 साल तालीम पास कर लेता है, वाज टू लुक फॉर सम गवर्नमेंट, सम जॉब इन गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश करे। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। इफ़ ही गॉट इट, अगर उसे वो मिल जाती, ही थॉट दैट ही हैड रीच्ड हिज हाइट, आई नो, और मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वो यही सोचता कि मैंने तो बुलंदी को पा लिया, मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी के सारे मकसद ही हासिल कर लिए हैं। एंड यू ऑल नो व्हाट हैज़ बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस, और आप सबको पता है कि इसका रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकला। अवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट एन एमए अर्न्स लेस देन अ टैक्सी ड्राइवर, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे तजुर्बे ने ये चीज़ को साबित किया है कि एक जो एमए, जिसके पास 16 साल तालीम है, वो एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है। एंड मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और बहुत ज़्यादा नाम नहाद गवर्नमेंट के नौकर, मुलाजिम, आर लिविंग इन अ मोर मिजरेबल मैनर, वो एक बहुत ज़्यादा बदतर ज़िंदगी में रह रहे हैं। मिजरेबल कहते हैं बदतर, मैनर कहते हैं हालत को। देन मैनी मैनुअल सर्वेंट्स, उन लोगों से जो बिल्कुल सिर्फ नौकर हैं। हु आर एम्प्लॉयड बाय वेल टू डू पीपल, वो नौकर जो बहुत अमीर लोगों के यहाँ मुलाजमत करते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो बड़े लोगों के यहाँ मुलाजमत करते हैं, वो वाले जो खादिम है, वो वाले जो नौकर हैं, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं,
वो बेचारे बहुत बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं है। जैसे आजकल पेंशनें ख़त्म हो रही हैं, उसके बाद रिटायरमेंट कम कर दी गई आपकी। तो यही कुछ हालात तब के पाकिस्तान के और तब के लोगों के थे। नाउ आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस डगर से हट जाएँ कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट के पीछे लगना है। एंड दैट मेंटालिटी, और इस सोच से आप बाहर आ जाओ एज़ नाउ, क्योंकि अब वी आर इन अ फ्री पाकिस्तान, हम एक फ्री पाकिस्तान में हैं, एक आज़ाद पाकिस्तान में हैं, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी हमारे कानून के मुताबिक गुजार सकते हैं। पैराग्राफ 8 को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड इम्पॉसिबल्स। गवर्नमेंट, हुकूमत जो थाउजेंड्स लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, उनको अपने अंदर समो नहीं सकती। ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर हज़ारों में आज पास आउट हो रहे हो तो हम आप सबको नौकरियां देंगे, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। बट इन द कॉम्पिटिशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डिमोरलाइज्ड। लेकिन इस कॉम्पिटिशन में, इस मुकाबले में कि आप लोगों ने गवर्नमेंट की सर्विस लेनी है, आप में से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, मतलब बददिल हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सबको नौकरी नहीं दे सकती। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर। गवर्नमेंट सिर्फ एक मखसूस नंबर को ले सकती है। एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स। एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लॉइटेड बाय द पर्सन हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड। तो कायद आगे कहते हैं, और जो दूसरा नंबर है रेस्ट, रेस्ट का मतलब है कुछ को तो नौकरी मिल गई लेकिन जो बाकी बचने वाले लोग हैं उनको सेटल डाउन नहीं किया जा सकता टू एनीथिंग एल्स। वो फिर लोग क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की होती है, तो बाद में वो क्या हो जाते हैं, डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं। डिसग्रंटल्ड का क्या मतलब है कि वो मायूस हो जाते हैं और फिर वो किसी और चीज़ के लिए सेटल डाउन नहीं होते, वो किसी और चीज़ के लिए, किसी और जॉब के लिए मेहनत नहीं करते, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाते। आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड, और वो लोग फिर एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वर्गलाया जाता है उनको, बाय पर्सन्स, उन लोगों के थ्रू हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, जिनके अपने कुछ ज़ाती मुफादात होते हैं। ये एक्सेस टू ग्राइंड, ये वाला जो यहाँ पे फ्रेज है ना, ये एक्चुअली इडियोमेटिकली यहाँ पे कहा जा रहा है, वरना एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, उसको ग्राइंड करना मतलब उसको तीखा करना। उन लोगों की अपनी कुल्हाड़ियाँ होती हैं जिनको उन्होंने तीखा करना होता है। ये तो इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, सॉरी लिटरल मीनिंग बन गई, लेकिन अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यहाँ पर देखेंगे तो ये बनेगी कि उन लोगों के अपने ज़ाती मुफादात होते हैं, उन्होंने उन मुफादात को हासिल करना होता है, इसलिए फिर वो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की जॉब लेने में फेल हो चुके होते हैं उनको तरह तरह की बातें करके, मायूस कुन बातें करके उनको मायूस करते हैं, और फिर वो लोग किसी और चीज़ में, किसी और काम में नहीं लगते, लेकिन वो स्टेट के अगेंस्ट हो जाते हैं, हुकूमत के अगेंस्ट हो जाते हैं। नाउ आई वांट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, योर अटेंशन, योर एम्स एंड एम्बिशंस। शायद कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग डाइवर्ट करो, मोड़ दो अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपनी अटेंशन को, अपने एम्स को, एम्स मतलब मकसद, और अपनी एम्बिशंस, और आप में जो कुछ हासिल करने की चाहत है उन चीज़ों को आप डाइवर्ट करो। डाइवर्ट करना मतलब उनको मोड़ दो आप, टू अदर चैनल्स, दूसरे रस्तों की तरफ, इन अदर एवेन्यूज़, और दूसरी फील्ड्स, ये फील्ड आ भी गया आगे, अदर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स दैट आर ओपन टू यू, और दूसरे जो एवेन्यूज़, एवेन्यू कहते हैं एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर चलकर आप प्रोग्रेस हासिल कर सकते हो, तरक्की हासिल कर सकते हो। एंड फील्ड्स दैट आर ओपन टू यू, और मैदान जो आपके लिए खुले हैं। कायद कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस अगर आपको नहीं मिलती तो आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। देर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर। कायद कहते हैं अकेले काम करने में या फिर मजदूरी करने में कोई भी शर्म नहीं है। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप है, वैल्यू है, कदर है किस चीज़ की, इन टेक्निकल एजुकेशन, फ़नी तालीम की। फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बेडली, क्योंकि हमें जो टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल हैं, फ़नी तालीम में के जो माहिर लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू कैन लर्न बैंकिंग, आप बैंकिंग सीख सकते हो, कॉमर्स सीख सकते हो, व्यापार सीख सकते हो, कानून सीख सकते हो, विच प्रोवाइड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। अगर ये सारी चीज़ें सीखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मौके अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान बना है तो हमें इन सब लोगों की ज़रूरत है जो उनको ये सारी फील्ड्स आती हों। जैसे आज के हमारे टाइम में एआई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एआई हर कोई बंदा सीख रहा है क्योंकि इसका आजकल बहुत स्कोप है। जैसे कि आईटी, ठीक है, आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, कंप्यूटर साइंस, सीएस, इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसी तरह कायद के ज़माने में तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा भी ऊपर नहीं गई थी ना कि आईटी होता और एआई होता, सीएस होता, लेकिन उस टाइम में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो कायद अपनी स्पीच में यहाँ पर बता रहे हैं। ऑलरेडी यू फाइंड दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड, आप लोगों को पहले ही पता है कि नई इंडस्ट्रियाँ, नई सनतकारी वो लगाई जा रही है हमारे मुल्क में। न्यू बैंक्स, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, न्यू कमर्शियल फर्म्स आर ओपनिंग, ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। फर्म्स, फर्म्स का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, सनतकारी, कारोबार, ये सारा का सारा कारोबार क्या है, ये खुल रहा है। एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, तो जैसे ही आप लोग आगे जाओगे ये सारी चीज़ें ग्रो होंगी, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बढ़ती जाएंगी, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप इन फील्ड्स में जाओ, का कहने का मतलब है। नाउ दीज आर एवेन्यूज, अब ये वो एवेन्यूज है, वो फील्ड्स हैं ओपन टू यू, जो आप लोगों के लिए खुली हुई हैं, जिनके अंदर आप आ सकते हो। थिंक ऑफ देम एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, इनके बारे में सोचें और अपनी जो अटेंशन है, अपनी जो सोच है, उनको इन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करें। एंड बिलीव मी यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्व्स, और मेरा यकीन करें आप लोग वहाँ पर, ये जो सनतकार हैं या जो कंपनीज खुल रही हैं यहाँ पर,
क्या करेंगे, बेनिफिट योर सेल्फ, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, मोर देन बाय मेयरली गोइंग इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में जाने से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर अपने आप को फ़ायदा देंगे, एंड रिमेनिंग देयर, और वहाँ पर रहने से ज़्यादा, कहाँ पर, गवर्नमेंट सर्विस में। कायद का कहना मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में रहते हो, वहाँ जाते हो, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको इन चीज़ों में होगा, आपको कॉमर्स में होगा, अगर आप ट्रेड सीखते हो, लॉ सीखते हो, बैंकिंग सीखते हो, ये जो नई इंश्योरेंस कंपनियाँ खुल रही हैं, यहाँ पर आओ, न्यू बैंक्स में आओ, ठीक है, कमर्शियल फर्म्स के अंदर आओ। आप सिर्फ ये सोच नहीं बनाओ कि मैंने सिर्फ गवर्नमेंट की ही नौकरी लेनी है, वहाँ पर आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। कायद आगे इसके एक एग्जाम्पल भी देंगे जब हमारा चैप्टर एंड होगा तो। इन वाट आई शुड से सर्कल ऑफ क्लर्कशिप वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब कायद कहता हूँ कि अब मैं और क्या कहूँ कि आप लोग यही एग्जाम्पल ले लो कि ये जो सर्कल ऑफ क्लर्कशिप है, ये जो क्लर्क्स हैं यहाँ पर, जो मॉर्निंग से इवनिंग तक काम करते हैं, इन मोस्ट डिंगी एंड अनकंफर्टेबल कंडीशंस, और कैसी सूरत हाल में काम करते हैं, डिंगी, बिल्कुल अंधेरे वाली, अनकंफर्टेबल, गैर आरामदा हालात में वो बेचारे काम कर रहे होते हैं। तो आप इन्हीं को देख लो कैसे ये पूरा दिन यहाँ पर एक किस्म से जलील हो रहे होते हैं। यू विल बी फार मोर हैप्पी एंड फार मोर प्रोस्पेरस विथ फार मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा खुशहाल रहोगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मौके मिलेंगे टू राइज, उभरने के, अपने आप को साबित करने के। कब मिलेंगे, इफ़ यू टेक कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स में जाते हो, एंड इंडस्ट्री, और अगर आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, एंड विल थस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, और फिर सिर्फ आप अपने आप की मदद नहीं कर रहे होंगे, बट ऑल्सो योर स्टेट, आप अपने मुल्क की मदद भी कर रहे होंगे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, कायदे के एग्जाम्पल देंगे। क्या एग्जाम्पल है, आई नो अ यंग मैन हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस। क्या कहते हैं, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो गवर्नमेंट की सर्विस में था। 4 years अगो, 4 साल पहले, ही वेंट इन टू अ बैंकिंग कॉर्पोरेशन, तो वो एक बैंकिंग कॉर्पोरेशन में चला गया। ऑन 200 रुपीज़, उसकी सैलरी 200 रुपये थी। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग का सब्जेक्ट स्टडी किया हुआ था, इसलिए उसको बैंक में जॉब मिल गई, उसकी 200 रुपये उसकी सैलरी थी। एंड टुडे, और आज मतलब 4 साल बाद, ही इज़ मैनेजर, वो उसी बैंक में मैनेजर है, इन वन ऑफ देयर फर्म्स, उनकी ही एक शाख में। एंड ड्रॉन्ग 1500 रुपीज़ अ मंथ, और वो कितने पैसे निकाल रहा है, 1500 रुपये महीने के, मतलब उसकी अभी सैलरी 1500 रुपये हो गई है इन जस्ट 4 years, सिर्फ 4 सालों में। तो 4 साल पहले जब वो लगा तब 200 रुपये सैलरी थी, अभी 4 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई, 1500 रुपये। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव, ये सारे वो मौके हैं, वो मौके हैं जो आप लोगों को मिल सकते हैं। एंड आई डू इम्प्रेस, और मैं तवक्को करता हूँ, अपॉन यू, आप लोगों के ऊपर, टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि आप भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। तो कायद ने आखिरी 2 पैराग्राफ्स जो हैं हमारे, इनके अंदर हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की नहीं, लेकिन आगे गवर्नमेंट के अलावा दूसरे और कितने ज़्यादा मौके हैं उनके बारे में बताया है। और यही इस चैप्टर का कायद ने एक यूथ को पैगाम दिया है कि आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने पढ़ना है, अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहना है, अपने आप के साथ सिंसियर रहना है। फिफ्थ कालम को आपने, जो गद्दार है उनको पहचानना है, जो मुहिब वतन उनको भी आपने पहचानना है, और आपने पाकिस्तान का हमेशा साथ देना है। तो यह था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको वीडियो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।